आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स के क्वेश्चंस की। ये हमारी 1000 क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हम ऑलरेडी 500 क्वेश्चंस कल तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमारी 20 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी 21 क्लास है आज की। डेली इसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो यानी कि आज की वीडियो मिलाकर हमारे 525 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन सबको आप देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो आपका काफ़ी कंटेंट कवर हो जाएगा। इसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चंस और आपके इंटरमीडिएट एंड बीकॉम इन सब बुक्स का मिला के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको एक अच्छा खासा आपका रिवीजन इन क्लासेस से हो जाएगा, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, बैंक ड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाइड एज। अब जो बैंक ड्राफ्ट है वो किस में क्लासिफाई किया जाता है? करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, टेंजिबल असेट्स या इंटेंजिबल लायबिलिटीज, बताइए। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें बैंक से प्रोवाइड की जाती है और ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से लायबिलिटी है, और वो भी करंट लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें लेस देन 1 ईयर में करना होगा, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई की जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेट्स अपियरिंग इन द बुक्स बट हैविंग नो वैल्यू आर नोन एज। यानी कि ऐसी असेट्स जो कि दिखाई तो जाती हैं बुक्स के अंदर लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? वेस्टिंग असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, करंट असेट्स या फिर फिक्टिशियस असेट्स, बताइए। क्या कहेंगे? देखिए, इन्हें कहा जाता है फिक्टिशियस असेट्स। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन फिर भी हम ये अपने अकाउंट्स में शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको इसमें से अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी सही है वो बतानी है। असेट्स में से माइनस करें कैपिटल तो क्या लायबिलिटीज निकलेगी, और अगर हम यहाँ पर बात करें कैपिटल माइनस असेट्स तो लायबिलिटीज होगी, या फिर असेट्स माइनस कैपिटल लायबिलिटीज तो कैपिटल, या फिर लायबिलिटीज में से असेट्स को माइनस करें तो कैपिटल निकलेगी। बताइए कौन सी इक्वेशन इसमें सही है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारी सी सही होगी, क्योंकि असेट्स में से जब हम लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो भी डिफरेंस बचेगा वो हमारा कहलाता है कैपिटल का डिफरेंस, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। अब इसमें कौन सी इक्वेशन है आपको ये बताना है, सही इक्वेशन बतानी है। देखिए कौन सी है, डी, असेट्स इक्वल टू इक्विटीज माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। यानी कि आपको एक ऐसे ट्रांजेक्शन बताना है जिसमें हमारी असेट्स भी कम हो रही हैं और लायबिलिटीज भी कम हो रही है, बताइए। अगर हम प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट करते हैं वो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर ऑन अकाउंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए प्रॉमिसरी नोट हमारे करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अगर हम इसका पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और पेमेंट कर रहे हैं तो कैश या बैंक के थ्रू करेंगे तो हमारी एसेट्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है तो उसका फाइनल अकाउंट बनाते समय क्या ट्रीटमेंट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बताइए। और लिखा है इसमें और इसमें एंड है।
देखिए, अगर कभी भी डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिखाई जा रही है तो इट मीन्स उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगर कोई द ऑथर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो बैंकिंग कंपनी का जो ऑथर होता है वो किस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा। ऑथर की जगह या ऑडिटर कर लीजिएगा, ऑथर तो नहीं हो सकता, ऑडिटर होगा ये। ठीक है, ऑडिटर। बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर जो है वो किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करेगा। इंडियन कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या हो जाएगा? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द आइडियल अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि आइडियल अकाउंटिंग पीरियड है कितना होना चाहिए। अब ये वेरी कर सकता है, कोई कभी भी स्टार्ट कर सकता है एंड फिनिश कर सकता है, लेकिन वो पूरा टोटल अमाउंट पीरियड है वो होना कितना चाहिए। क्या होगा? 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का होगा। फिर आप कोई फेस्टिवल टू फेस्टिवल लो या जनवरी से दिसंबर लो या फिर आप अप्रैल से मार्च लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 1 साल का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटिंग, यानी कि किस तरह के ट्रांजेक्शन्स हमारे अकाउंटिंग में किए जाते हैं। जो क्वालिटेटिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, जो बिजी होते हैं मनी में। बिजी का मतलब यहाँ पर ये है जो उसमें मनी में उसको हम डिफाइन करें, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, जो मनी में एक्सप्रेस किए जाते हैं सिर्फ उन्हीं का ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है। ठीक है, यानी मॉनेटरी एस्पेक्ट का। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बतानी है, आउटसाइड लायबिलिटी हमारी इक्वल होगी प्रॉपर्टी में अगर हम क्या माइनस कर दें, तो बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैपिटल। ठीक है, बाकी ये हमारे क्रेडिटर भी हमारा आउटसाइड लायबिलिटी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो और कैश और डेटर तो होने से रहा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा कैपिटल। नेक्स्ट है, अब आपको ये बताना है किस वैल्यू पर जो हमारे अकाउंटिंग है, आर्टिकल अकाउंटिंग, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। रियल वैल्यू, नॉमिनल, फाइनेंशियल या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सी हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक वैल्यू पर। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन कौन सी हैं? एक्सचेंज, पीरियड या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एजम्पशंस की, तो हम मेजरमेंट की बात करते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं, पीरियड की भी बात करते हैं, क्योंकि ये सारी ही हमारी अकाउंटिंग से कंसर्न है। क्योंकि अभी मैंने बात करी, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है यानी कि 1 ईयर, एक्सचेंज होगा यानी कि मनी का यूज होगा इसमें, यानी कि आप गुड दे रहे हो तो आप मनी ले रहे हो, और यूनिटी ऑफ मेजरमेंट यानी कि जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो उसका एक अमाउंट होगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम नहीं, एक अमाउंट होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, डैश इज इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या चीज इंक्लूड की जाएगी? इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल एंड रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जा रही है, तो रेवेन्यू का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि हमने काम करा है उसका, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला है, तो तब भी हम ये मानेंगे कि वो पैसा हमने कमा लिया है, यानी कि अब हम लीगली उसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने काम किया है उसके बदले में, अब हम पैसा हमें कभी ना कभी वो मिलेगा ही। ठीक है, और रिसीव्ड तो है ही हमारे लिए रेवेन्यू, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इनकम रिसीवेबल एंड रिसीव्ड। ठीक है।
नेक्स्ट है अकाउंटिंग के अंदर ऐसे कौन सी फॉर्म है जो बिजनेसमैन अडॉप्ट करता है? अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने जो भी फाइनल अकाउंट है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जाने, तो इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव कमोडिटी? बताइए, किसी भी प्रोडक्टिव कमोडिटी के लिए हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कौन सी अकाउंटिंग अडॉप्ट करेंगे? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा कॉस्ट ना हो, पूरा यानी हमारा कॉस्ट से कंसर्न होती है ये अकाउंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज कॉस्ट ऑफ गुड्स फोरकास्ट इन अकाउंटिंग, यानी कि किस तरह से फोरकास्ट की जाती है अकाउंटिंग? मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू, मैनेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग? बताइए। देखिए, इसमें फ़ोरकास्टिंग की बात आ रही है कि आप कॉस्ट को फ़ोरकास्ट कैसे करोगे, तो उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बजट बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो एक गुड्स की कॉस्ट को फ़ोरकास्ट आप करेंगे यहाँ पर, बताइए कौन-सी में? कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज़ डन कीपिंग इन माइंड द वैल्यू कन्वर्टेड? अब हमें कौन-सा यहाँ पे अकाउंटिंग माइंड में रखनी है जब हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे? बताइए। ये हम रख करेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, कि जब हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने की बात करें तो हमें ये देखना है कि उसकी वैल्यू तब क्या होगी कन्वर्ट करने के बाद। तो ये हम सारी चीज़ें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ बताना है वो कौन सी अकाउंटिंग है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं किसी भी कंट्री की कि वो सिस्टमैटिक और प्रॉपर वे में चले। सोशल, कॉस्ट, फाइनेंशियल या मैनेजरियल? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर बेस की बात की जा रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बुक ऑफ इनिशियल आर्टिकल्स, यानी कि वो कौन सी बुक है जिसमें हम फर्स्ट टाइम या शुरुआती दौर में हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट? इसे क्या कहेंगे? जर्नल। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग अ जर्नल? जब जर्नल है ये, जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो कितने कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं? 7, 5, 3, 4? बताइए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा 5। अब 5 कैसे है तो देखिए, हम इस तरह परफॉर्मा बनाते हैं 1, 2, 3, 4। देखिए, ये फर्स्ट होता है हमारा डेट का, ये पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो LF, और ये अमाउंट होता है डेबिट का, ये अमाउंट होता है क्रेडिट का। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 हो गए कॉलम। तो 5 कॉलम हम इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं? 2, 4, 3, 5?
फटाफट आंसर करिए। क्या होगा? देखिए यहाँ पे अकाउंट की बात करें तो टोटल हमारे 3 अकाउंट होते हैं। अब वो कौन-कौन से हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है? दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? 3 अकाउंट होते हैं। इन तीनों के बेस पे ही हमारी सारी एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जो कि है हमारा 3। नेक्स्ट है, अब आपको वो रिसिप्ट बताने हैं, सॉरी, वो रेसिपिएंट जो कि डेटर कहा जाता है और पे को क्रेडिटर कहते हैं। ये रूल किस में अकाउंट में चलता है? यानी कि पाने वाले को हम कहेंगे ऋणी, देने वाले को धनी। ये किस में कहेंगे? रियल अकाउंट के अंदर, पर्सनल, ट्रेडिंग या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? बताइए। क्या होगा? ये कहा जाता है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है? पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी, ठीक है? अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी चीज है जो कि हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करती है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉस एंड प्रॉफिट्स, डेटर एंड क्रेडिटर्स या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। जल्दी से आंसर करिए, बहुत इजी है और अभी मैंने आपको बताया तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें अब क्या सा आंसर आएगा, ठीक है? क्या होगा आंसर? आंसर देखिए सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी हमने क्या करी, पाने वाले को ऋणी, देने वाले को धनी, तो वो डेटर और क्रेडिटर कहा जा रहा है, तो डेटर एंड क्रेडिटर्स हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कैश अकाउंट। अब एक कैश अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है या नॉन ऑफ दीज? देखिए कैश अकाउंट हमारा कहा जाता है रियल अकाउंट, ठीक है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, मशीन परचेज शुड बी डेबिटेड। अब अगर हमने मशीन परचेज किया है तो वो डेबिट की जाएगी किस अकाउंट से? मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट या फिर फंड, नन ऑफ दिस? एंट्री बना लीजिए आप, इजिली इसका आंसर कर पाएंगे फिर। क्या होगी एंट्री? एंट्री बताइए चलिए जल्दी से सब लोग, पूरी एंट्री चाहिए मुझे। क्या होगी? देखिए एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? या तो इसने पूछा है डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, तो मशीनरी होगा, क्योंकि ये मशीनरी आपके पास आई है और आपके पास से गया क्या है? कैश गया है, यानी कि आपने बैंक से पेमेंट किया है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? क्लियर है सबका? तो होप यहाँ पर ये सारे 25 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, क्योंकि आपका 18 जुलाई को पेपर है। आज से करेक्ट आज ही के दिन आपका पेपर होगा, ठीक है? 1 महीने बाद आज ही के दिन आपका पेपर है। अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी डाउट है कहीं से भी है पूछिए, जितना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।